नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं 17 सालों तक शहडोल अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे दिनेश दीक्षित जी से। दीक्षित जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप 17 सालों तक लगातार यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं। कुछ लोग आपको अधिवक्ता के रूप में देखते हैं, आप उसके पीछे के कार्यकाल में जाएंगे तो कुछ लोग आपको नेता के रूप में देखते हैं, तो कहीं आपको पत्रकार के रूप में देखा जाता है। मतलब अलग-अलग समय पे अलग-अलग रोल आपके होते रहे। आपने उस समय पत्रकारिता शुरू की थी शहडोल ज़िले में, जब पत्रकारिता का उदय हुआ था, करीब 3 से 4 दशक पहले। हम सबसे पहले बात करेंगे 17 सालों के अधिवक्ता काल का। कैसे चुनाव हुआ और लगातार कैसे आप जीतते रह गए? चुनाव हमारे यहाँ एडवोकेट एक्ट के तहत होता है और उसमें अधिवक्ताओं का बीच का चुनाव एक बुद्धिजीवियों के बीच का चुनाव होता है। जी, जी, बिल्कुल। और उस चुनाव में आप किसी को किसी तरीके से प्रलोभन देके या अपने प्रभाव में लाके उनसे मत प्राप्त नहीं कर सकते। अधिवक्ताओं से यदि आपको मत चाहिए या उनसे अपने मन की कोई बात करवाना चाहते हैं तो आपको उनके दिल में उतरना पड़ेगा। तभी आप उनसे कोई चीज़ मनवा सकते हैं, कहलवा सकते हैं और अपने पक्ष में ला सकते हैं। तो मैंने शुरू से ही जब इस क्षेत्र में मैं आया, वर्ष 2000 में मैं वकालत के पेशे में आया और 2 साल के दौरान ही मैं अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में कुछ इस तरीके से मेरे क्रियाकलाप रहे कि उन्होंने कहा कि तुम आओ और संघ का हमारे नेतृत्व करो। तो मैं 2002 में पहली बार चुनाव लड़ा था, तो उसमें पहली बार तो मुझको सफलता नहीं मिली थी, जी, लेकिन जी। दोबारा मैं 2004 में सीधा अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जबकि मेरी कुल मिला के वकालत 4 वर्ष की थी। 4 सालों में ही अध्यक्ष। 4 सालों में मैं पहली बार अध्यक्ष बना और उस समय यहाँ जो मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ते थे, वो अपने आप में स्थापित अधिवक्ता हुआ करते थे बिल्कुल। और जो वो कहते थे उनका साम्राज्य चलता था। तो उसको तोड़ने का प्रयास यहाँ के युवा साथियों ने किया और फिर मुझको 2004 में अध्यक्ष बनाया। फिर मैं अपने क्रियाकलापों से अधिवक्ताओं के बीच में घुलता-मिलता गया और उनकी सारी समस्याओं को लेकर के एक परिवार की तरह मैंने उसका समस्याओं का हल किया। उनकी सारी पीड़ाओं के दौरान मैं उनके समक्ष उपस्थित रहता था। इस कारण से लोगों ने मुझे इतने वर्षों तक इस पद पे बनाए रखा और अभी 1 अगस्त में फिर से चुनाव हुआ, तो मेरे साथियों ने कहा कि फिर से चुनाव लड़ो, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। करना निरंतर आवश्यक था। समय के तो साथ कुछ नई चीज़ें भी हाँ, आ जाती आती है। हैं। तो वो उसके साथ हुआ ये कि कुछ मेरे ही परम मित्रों ने ये माना कि अब बहुत दिन हो गया, जी, तो जी। औरों को भी अवसर मिले हुँ। और मैं कहा कि ठीक है भाई। तो इस बार हमारे बीच से ही हमारे एक हुँ। और साथी निर्वाचित होके आए हैं और संघ की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हैं। काफ़ी लोग और दर्शक जो देख रहे हैं, दिनेश दीक्षित का जैसे भी नाम आता है, शहडोल हो चाहे उमरिया या अनूपपुर जिला हो, तो ये माना जाता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत ही कम लोग आपके पूर्व के बारे में जानते होंगे, इतिहास के, कि आप पत्रकार भी रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, छात्र राजनीति के दौरान कई बार आप जेल भी गए और ये सब जो है एक आपको विरासत में मिला है। मतलब आपके पिताजी आपको बताना चाहेंगे कि स्वर्गीय प्रहलाद प्रहलाद प्रसाद प्रहलाद दीक्षित। प्रसाद दीक्षित जी के पुत्र हैं और प्रहलाद प्रसाद जी जो थे तो यहाँ पर प्रधान आरक्षक थे पुलिस में और दिनेश दीक्षित जी की माताजी तो थी यहाँ पर शिक्षा विभाग में थी और स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थे। हेडमिस्ट्रेस थी। हाँ। क्या था उस समय का काल? देखिए, मैं अगर शुरू से ले तो जी। मेरी पैदाइश यहाँ के पुलिस लाइन में हुई। 3 जून 1962 को मैं यहाँ पैदा हुआ और मेरी शुरुआती शिक्षा पुलिस लाइन स्कूल से ही आरंभ होके सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के 5वीं तक मैं यहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे एसपी उस समय एसएस बल साहब, सुरजीत सिंह बल साहब हुआ करते थे जब हम लोग 5th में थे। जी, तो जी। उनका लड़का भी सरस्वती में पढ़ता था और मैं भी यहाँ पुलिस लाइन से एकमात्र जाता था। तो चूंकि एसपी हमेशा उस समय और कोई साधन शहडोल में हुआ नहीं करते थे, 72-73 के हुँ, दौरान की हुँ, बात है ये। हुँ। तो हमेशा एसपी साहब सिर्फ पुलिस लाइन ग्राउंड आ जाते थे और वहाँ पे पुलिस और उनके सब खेल कूद की सारी गतिविधियाँ हुआ करती थी। तो बिल्कुल। पिताजी मेरे चूंकि ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, तो वो अक्सर उनके संपर्क में रहा करते थे। तो ये हुआ कि भाई उनका लड़का भी 5वीं पास करके निकला, मैं भी निकला। तो बोले कि आगे पढ़ने के लिए, चूंकि वो यहीं थे, तो बोले इसको सैनिक स्कूल भेजो दोनों को।
तो सैनिक स्कूल फॉर्म लेने गए। दोनों जन हम लोग उस समय एंट्रेंस एग्जाम 2 जगह के होते थे, मॉडल हाई स्कूल जबलपुर का होता था जी, और जी। सैनिक स्कूल वहाँ का रीवा का होता था। तो हम दोनों गए, तो रीवा भी मैं पास किया और जबलपुर मॉडल हाई स्कूल भी पास किया। बिल्कुल। तो बाद में ये हुआ कि एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया जबलपुर, तो उनका बालक भी जबलपुर पढ़ने पहुंचा और मैं भी जबलपुर, मेरे को बाकी की शिक्षा जो है आपकी 6वीं के जबलपुर बाद 6वीं के बाद फिर मैं जबलपुर 11वीं तक फिर मैं वहीं मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में पढ़ा। फिर उसके बाद फिर मैं शहडोल आ गया, तो फिर यहाँ से बीएससी मैंने किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल। फिर कुछ ऐसे गतिविधियाँ हुई कि मेरी बीएससी की डिग्री निरस्त की गई, फिर मैं फिर से बीए किया, फिर बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल पास किया। फिर उसके बाद एलएलबी में मैंने एडमिशन लेना चाहा, लेकिन उसी दौरान ये हुआ कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर गया और फिर मैंने अखबार शुरू किया। उस समय अजय सिंह यादव कलेक्टर हुआ करते थे, तो हम लोगों का चूंकि छात्र राजनीति में थे, तो वो ये चाहते थे कि लड़के एक लाइन से लगें। बिल्कुल ये जो उपद्रवी कार्यवाहियां हैं इनकी, या आए दिन हड़ताल है या शहडोल बंद है, या ये इससे ये लोग मुक्ति पाएं, तो वो एक मुख्य धारा में जोड़ना चाहते थे। तो उसके पहले भी चूंकि यहाँ पे जो लोग स्थापित लोग थे, उनका विरोध छात्रों के द्वारा ही किया जाता था। तो यहाँ पे जो छात्रों का एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ था 80 मेला कांड के बाद से ही। अच्छा। तो माने मध्य प्रदेश में यहाँ का जो स्टूडेंट छात्र नेता था, वो मध्य प्रदेश में नंबर 1 की पोजीशन पे हुआ करता था। अच्छा। तो 80 के बाद से ही छात्रों का चूंकि ऐसा माहौल बना कि प्रशासन छात्रों से घबराया करता था अच्छा। किसी भी मामले में। तो उसी दौरान 85 में यहाँ बंसीलाल धतरहले शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार के, वो आए। उस समय कुंवर गंभीर सिंह यहाँ के एमएलए थे। तो रघुराज हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था थी, तो उनके बैठने की व्यवस्था तो थी नहीं, लेकिन दुकानें सामने बन गई, जो आप देख रहे हैं रघुराज के सामने नीचे जो दुकानें बनी, ऊपर क्लासरूम बाद में बने। अच्छा। तो नीचे सिर्फ दुकानें बन गई, ऊपर कुछ नहीं बना था, ना उस तरफ कहीं कुछ बना था। तो यहाँ पे जो रघुराज के उस समय छात्र नेता थे योगेंद्र चतुर्वेदी, अभी हैं यहाँ, तो वो मुझको बताए कि शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो उनको ज्ञापन देना है। तो ज्ञापन देने के लिए हम लोग वहीं रघुराज के सामने खड़े थे, तो मंत्री का काफिला निकला, हम लोगों ने रोक लिया। रोकने के बाद उनको ले जाने गए, तो वहाँ पे बताया गया कि ये चिड़ियाघर है, यहाँ ऐसे बच्चे बैठते हैं, इनकी अव्यवस्था है। मंत्री जी को उससे दिखाया गया। उसी दौरान मंत्री जी का कोई पर्स गिर गया। तो जब मंत्री चले गए, जाने लगे, 3 बजे उनकी ट्रेन थी, तब उनको ये हुआ कि भाई लड़कों ने ऐसा किया। तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग थे उस समय कांग्रेस के, उन लोगों ने सिर्फ मेरा नाम सुझा दिया कि साहब उसी ने ऐसा किया होगा। IBCTI थे, तो उन्होंने मेरे खिलाफ डकैती का मुकदमा कायम करा दिया कि मैंने शिक्षा मंत्री को लूट लिया। पर्स गिरने पर मेरे ऊपर डकैती कायम हुआ। और उसके साथ मेरे 2 साथी और हुए। छात्र जीवन था, हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे। तो वो मुकदमा 81 का है मेरे ख्याल से, उस समय वो हमारे खिलाफ रजिस्टर हुआ। फिर हमको अरेस्ट किया गया, हम पेश हुए। CGM साहब ने कहा कि तुमको मुचलके में छोड़ देते हैं, तीनों जन को। तो हम लोगों ने कहा कि भाई मुचलके में हमने कुछ किया ही नहीं है। तो बोले तब तो जेल जाना पड़ेगा। फिर हम लोग जेल गए, तो यहाँ 5-6 दिन बंद रहे। तो उस दौरान मैंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो उसमें 2-3 साथी मेरे और साथ में बैठे। फिर 5वें-6वें दिन उस समय डॉक्टर शकील रजा SP थे, कलेक्टर राजन एस कटोच थे। फिर रात को 12 बजे आए, फिर हमारा फाटक जेल का खुला। फिर वो गुनाह खाने में हम लोग बंद थे, फिर वहाँ पे हम लोगों का अनशन तोड़वाया गया। SP साहब के यहाँ से बोले मैं अपने घर से बिरयानी अभी तुमको बनवा के लाता हूँ। अनशन में प्रशासन का, मध्य प्रदेश सरकार का इतना दबाव था, क्योंकि एजिटेशन जो था वो पूरे प्रदेश में फैलते जा रहा था कि लड़के इस तरीके से। उस समय छात्रों का आंदोलन 1 मिनट में पूरे प्रदेश में फैलता था कि यदि छात्रों के साथ कहीं भी हुआ। उस समय तो अभी के जैसे सूचना और ये सोशल मीडिया नहीं था, तो भी वो फोन थे, अच्छा, टेलीफोन से सारी, और सब जैसे रीवा यूनिवर्सिटी थी, तो सारे छात्र नेता एक दूसरे से अटैच रहते थे। तो वो पूरा 1 मिनट में पूरी यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी। और उस समय यूनिवर्सिटी यहाँ से पन्ना तक लगती थी। अच्छा। इधर सिंगरौली, रीवा वाली यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे छात्र नेता एक साथ होके फिर उसको उग्र रूप धारण करते थे। तो प्रशासन उससे सतर्क रहता था कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, किसी भी तरीके से मामले को शांत किया जाए। तो वो उस स्थिति में फिर मेरा अनशन तोड़वाया गया। कुछ लालच भी दिया गया कि ये करा देंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुमको और भी इस क्षेत्र में जाना है। कुछ भाइयों को हमारे कि तुमको ट्रक खरीदवा देंगे, कुछ कर देंगे, इस तरीके से प्रलोभन देके हम लोगों का रात को अनशन तोड़वाया गया। फिर दूसरे दिन जब छोड़ने की बात आई, तो लड़के 2000 लड़के इसी जेल गेट के सामने आके खड़े हो गए। तो प्रशासन ने सोचा कि इस तरीके से तो और कोई हंगामा होने की स्थिति हो सकती है, तो 2 को छोड़ा, मेरे को रोक दिया, मेरे खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी कर दिया। मैं UN में इंडिया की आवाज बनूंगी। I am a Mount Literan।
मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरल। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरल। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। मैं एक दिन एक रात और जेल में रहा आया, फिर मैं दूसरे दिन छूटा। फिर जब मैं छूटा तो फिर चौराहे में यहाँ के और जो हमारे लोगों से संबंधित जो पॉलिटिकल ग्रुप था उसमें जो लोग जुड़े थे, तो फिर वहाँ पे फिर आम सभा उस पहली बार मैं गांधी चौराहे में किसी आम सभा में 1 घंटे धारा प्रवाह मैंने प्रशासन को जो जितना मेरे से बना मैंने कोसा। और फिर उसके बाद में आपने बताया कि आप बीएससी करने के लिए दाखिला लिया था आपने, मतलब जबलपुर जैसे एक बड़े जहाँ पर आपने विद्यालय बताया, प्रतिष्ठित विद्यालय में आपने शिक्षा अर्जन की। फिर माताजी आपकी क्योंकि प्राचार्य थी स्कूल की और पिताजी भी पुलिस लाइन में थे, तो वो कहीं ना कहीं तो चाहते होंगे कि बीएससी क्या सोच के आपने किया था? बीएससी में पहले मेरा था कि मैं 11th के बाद इंजीनियरिंग में जाऊंगा। उस समय इंजीनियरिंग का बड़ा क्रेज था। जी जी। तो मैं फर्स्ट डिवीजन से पास भी हुआ हायर सेकेंडरी, लेकिन उस साल की मेरिट इतनी थी कि हम लोग 67% था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो नहीं पाया। पॉलीटेक्निक में हुआ तो पॉलीटेक्निक में यहाँ विवाद हुआ, तो उसके चलते मैं फिर यहाँ बीएससी लेने आ गई। फर्स्ट ईयर के बाद फिर मैं इंजीनियरिंग करने जाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही मेरा यहाँ एक और विवाद हो गया कॉलेज में। फर्स्ट ईयर के दौरान हुई आपने आमरण अनशन और हड़ताल की थी? नहीं, फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ, तो सेकेंड ईयर में हुआ कॉलेज के उसमें। अच्छा। फर्स्ट ईयर में मेरा एक कॉलेज में प्रोफेसर साहब से उनसे विवाद हो गया। एग्जाम चल रहे थे तो उन्होंने उस दौरान में कहा कि शहडोल महाविद्यालय, मुझको तो लगता है कि आज भी इस मामले में मैं उसकी तारीफ करूंगा इस महाविद्यालय के कल्चर की, कि वहां आप कोई कितना भी बड़ा योद्धा हो नकल नहीं कर सकता। ये तो इस महाविद्यालय के शिक्षण में गुरुओं की और उनकी जो व्यवस्था शुरुआती उस जमाने से चली आ रही है। जब मैंने राम मित्र गुप्त यहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे 40 साल पहले। हाँ, माने हम लोगों के पढ़ने के और पहले प्रकाश साहब वगैरह थे। माने कोई भी विद्यार्थी नकल नहीं करेगा, आप अपने योग्यता से पास हुई है। तो उसी समय वहां पे कुछ लोग, जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं तो किताबें बाहर छोड़ जाते हैं, तो वहीं पे कोई पर्ची पड़ी थी, तो उस पर्ची को लेके वो बोले नहीं तुमने नकल किया। मैंने कहा सर मैंने कोई नकल नहीं किया। बोले नहीं फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरा गया। फिर मैं जब फॉर्म भर दिया तो उसके बाद जैन साहब प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि भाई भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब निपट जाएगा। फिर जब मैं वहाँ फॉर्म भर के बाहर आया तो फिर ये हमारे प्रोफेसर महोदय, इनसे बहसबाजी हो गई, तो उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा रजिस्टर करा दिया। अच्छा। उस समय 332 353 का मेरे 81 में पहला प्रकरण मेरे खिलाफ दर्ज हो गया। ये वाला इंसिडेंस बाद में हुआ था मंत्री वाला? ये मंत्री वाला ये तो 84 की घटना है। अच्छा। ये मेरे से इससे पहले 81 में मेरे साथ, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया था तब ये मेरे साथ हुआ। फिर 2-3 साल ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक और वकील साहब हैं आजकल, उनसे एक 84 में चुनाव हुए। नहीं, उस समय फिर क्या हुआ जब आपने प्रोफेसर ने मामला दर्ज करा दिया तो क्या उस दौरान भी स्ट्राइक हुई? फिर कॉलेज प्रोफेसरों ने हड़ताल कर दी कि हम आगे की शिफ्ट की परीक्षा नहीं लेंगे। तो फिर यहाँ पे बागरी टीआई थे, उस समय थानेदार हुआ करते थे। फिर वो उन्होंने मेरे को अरेस्ट किया, फिर मेरे को जमानत दे दी। तो जब मुझको जमानत दे दी तो फिर यहाँ यह हल्ला हो गया कि भैया ये सब गम इत्ती में है, पुलिस का लड़का है, इसलिए पुलिस वालों ने इसको छोड़ दिया। अच्छा। तो फिर मेरे को दूसरे दिन कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। तो कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसमें जितना आपने रिपोर्ट लिखा है उतना अपराध कायम है और उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो जब कोर्ट ने भी इस तरीके से कहा तब जाके ये कॉलेज के प्रोफेसर लोग शांत हुए। फिर बाद में समझौते की स्थिति आई तो प्रोफेसर महोदय ने मेरे को कुछ भला बुरा कह दिया। मेरे पिताजी भी वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि पुलिस में उनका भी उग्र स्वभाव था और मैं भी उन्हीं का आलोलात था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मुकदमा लड़ लेंगे। फिर मुकदमा में वो आए नहीं। फिर मैं उससे वहाँ पे कोर्ट ने मुझको उसमें 300 रुपया का वो किया था जुर्माना, ना नहीं मुचलके पे मुझको 300 रुपए के मुचलके में मुकदमे से छोड़ दिया था। फिर बाद में अपील हुई तो वो मुकदमा भी खत्म हो गया, क्योंकि वो आई नहीं, मुद्दई नहीं आया तो प्रकरण चले ही नहीं उसमें। अच्छा। तो इस तरीके से उससे वो हुआ। फिर उसके बाद बाद में 83-84 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें गंभीर सिंह चुनाव जीते थे और साहब, तब ये वाली घटना हुई। हाँ, तब ये दूसरी वाली एक संकट टाकीज में घटना। फिर आपने इंजीनियर बनने का ख्वाब छोड़ दिया? फिर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया। फिर जब 3-4 साल गुजर गए तो इंजीनियरिंग के लिए तो आपको फिक्स लाइन, वैसे मैं इंदौर गया था पढ़ने। अच्छा। उस समय पीईटी शुरू हुई 81 में। तो मैं 81 में पहली पीईटी जो शुरू हुई है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, तो उसको देने में इंदौर गया। फिर इंदौर में मैं अभ्यंकर कोचिंग में पढ़ा। अच्छा। अभ्यंकर के यहाँ मैं करीबन 6 महीने में वहाँ पढ़ा और फिर उसके बाद फिर हमने एग्जाम दिया उस साल।
तो उस एग्ज़ाम में फिर जब हुआ तो पीटी के एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्थिति में मैं रिजल्ट आ गया, लेकिन फिर यहाँ ये झगड़ा हो गया मेरा। तो इसके चलते मुझको फिर वहाँ से भी हाथ धोना पड़ा, फिर मैं इंजीनियरिंग लाइन भी छूट गई मेरी। बनना चाहते थे इंजीनियर, लेकिन अधिवक्ता बन गए। फिर अब वो वहाँ तो यहाँ तो ये अधिवक्ता को तो ये है कि इंजीनियर का भी क्रॉस करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अधिवक्ता का क्रॉस इंजीनियर नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं तो अपने आप को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि इस प्रोफेशन में आया कि यहाँ किसी का कोई दबाव नहीं है, आप स्वतंत्र हैं और अपना कानून के दायरे में रह के आप हर लोगों को न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। शहडोल प्रॉपर के जो पुराने लोग हैं उनको अगर छोड़ दें तो बहुत कम लोग जानते होंगे, जो एक दशक से चाहे वकालत के पेशे में है, चाहे पत्रकारिता के पेशे में है, चाहे जो अभी न्यायिक अधिकारी है, जो भी आए हुए हैं, कि आप पत्रकार भी थे। एक नर्मदा खंड नाम का अखबार। हाँ, नर्मदा खंड मैं सन 86 में मैंने शुरू किया था। उस समय अजय सिंह साहब कलेक्टर थे, उन्होंने ही मेरा गांधी चौराहे में मेरे अखबार का विमोचन किया था। और जब पहला अखबार मैंने छापा था तो कलेक्टर ही के खिलाफ छापा था। अच्छा। और कोतमा कांड हुआ था उस समय, कोतमा में गोली चल गई थी और दिवाली के समय, और उसके ठीक बाद मेरा विमोचन था। तो कृपाल सिंह उस समय कुछ नहीं थे, तो उनको मैंने मुख्य अतिथि और अजय सिंह यादव की साहब की अध्यक्षता में यहाँ पे मेरा गांधी चौराहे में ही हमने मंच लगा के उसका विमोचन कराया था। और पहला अंक ही मैंने छापा था कि कोतमा कांड प्रशासनिक हठधर्मिता का परिणाम। अच्छा, उस समय तो अनूपपुर और ये सब एक ही था, सब शहडोल में पूरा शहडोल में ही था। आता था। तो कलेक्टर ने कहा भी था मेरे को उस समय, और वो उनकी स्टाइल भी दाढ़ी रखते थे। अच्छा। उनके जैसा तो जिलाध्यक्ष मेरे ख्याल से प्रदेश में क्या देश में नहीं रहा होगा। वो डायरेक्ट बिल्कुल काम करने वाले थे, लेकिन छात्रों को और माने किसी भी व्यक्ति को वो उसके अंतिम स्थान पे पहुंच के उसको न्याय देने का काम वो करते थे। ऐसा प्रशासनिक अधिकारी दोबारा ना आया है, ना मेरे को लगता है कि कोई आएगा। आपने पत्रकारिता का वो दौर देखा था जब आज के जो पत्रकार हैं शायद जन्म ही नहीं लिया होगा या पत्रकारिता शुरू नहीं की होगी, तब कहते हैं कि वो टंकण कुछ आते हाँ, थे, तो वो समय ये वाली आजकल सोशल मीडिया का मुद्रण जमाना प्रणाली है। थी, उसमें टाइप रहते थे, उससे वो एक एक अक्षर जोड़ के फिर वो बड़ा मुश्किल काम होता था। हाँ, तो उसमें कंपोजिटर रहते थे, लिखना, फिर कंपोजिटर करना, फिर उसको छपना, फिर प्रूफ देखना, फिर प्रूफ देखने के बाद फिर उसका प्रूफ आए, फिर उसको प्रूफ देख के फिर छापना कि कहीं कोई गलत ना हो। उस समय कलर अखबारों का भी जमाना नहीं था। उस समय तो कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ से 2 अखबार मुख्य निकलते थे, दैनिक समय और भारती, और एक गाहे बगाहे जो मैं जो छापता था वो उसकी स्टाइल अलग थी छापने की। तो इस कारण से हमारा साप्ताहिक जरूर था, लेकिन लोगों को प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार छापेगा क्या ये। तो फिर उसको अपन उस तरीके से अखबार को पहुंचाया कैसा करते थे आप? पूरे जिले में तो जाता होगा, सब जगह बाई पोस्ट भी भेजता था, रजिस्ट्रेशन था उस समय। तो अपन पोस्ट ऑफिस में उस समय टिकट भी 5 पैसे की लगती थी। अच्छा। तो जितने अखबार हो, करीबन मान लीजिए 3-4 हजार यदि अपन को छापना हुआ तो उसमें 3-4 लड़के अपन बैठ के फिर उसमें टिकट लगा के, और एड्रेस को अपन सब लोगों ने पहले प्रिंट छाप लिया था सारे, जहां जहां पेपर जाता था, फिर उसको और टिकट दोनों को एक साथ चपका के और फिर पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट कर देते। 10 सालों तक पत्रकारिता बड़ा समय कहलाता है। 10 साल हमने 86 से लेके 97 तक, जब दलवीर सिंह का प्रकरण जब आखिरी आया, अच्छा, जिसमें मेरे अखबार में छापने से मेरे खिलाफ एट्रोसिटीज लगी। अच्छा। हाँ, तो वो प्रकरण मैंने, यहाँ की गैस एजेंसी थी एक, वो भी नर्मदा गैस एजेंसी थी, तो उसके लिए मैंने एक हेडिंग में छाप दिया था कि गुणवा के अधोमार्ग से गैस निकलेगी। अच्छा। तो उसमें दलवीर सिंह की चूंकि गैस एजेंसी थी और दलवीर सिंह सेंट्रल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मेरे खिलाफ फिर एट्रोसिटीज का मुकदमा कायम कराया। फिर उसमें भी मेरी गिरफ्तारी हुई और फिर कोर्ट ने मुझको छोड़ दिया कि अखबार के छापने से मुकदमा नहीं बनता। लेकिन मैंने उसमें ये कहा कि सिर्फ साहब ये अखबार ही भर नहीं छापे, इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है। तो फिर उसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया और इन सब के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर हुआ। उसमें एसपी AUR नेताम भी मुलजिम थे, एसपी मुलजिम थे, TI मुलजिम था, दलवीर सिंह मुलजिम थे, और ये दिगंबर था, ये सब मुलजिम थे। फिर बाद में यहाँ एक SP साहब आए, D श्रीनिवास राव साहब, तब तक नेताम साहब IG हो चुके थे। फिर उन्होंने बैठा के फिर कंप्रोमाइज़ कराया, तो फिर मैंने उस मुकदमा को विड्रॉ कर लिया। ये फिर पत्रकारिता आपने उसी कारण छोड़ दी या फिर जी पत्रकारिता से मेरा ये मन इसलिए उचट गया कि ये लोग मुझको पत्रकारिता में रह के भी जेल कराने की स्थिति में आ गए। तो मेरे को कोर्ट में कोई मेरा मुकदमा नहीं लड़ता था जब मैं गया तो। अच्छा। जो मैंने परिवाद पेश किया तो मेरे खिलाफ सब वकील लोग बोले कि नहीं, ये तो ये इस तरह का नहीं है, तो हम इसके खिलाफ मुकदमे नहीं लड़ेंगे। मेरा कोई मुकदमा नहीं लड़ता था, बाहर से सलाह दे देते, लेकिन कोर्ट में कोई नहीं खड़ा होता था, मैं खुद खड़ा होता था। तो इसलिए मुझको लगा कि नहीं यार, वकालत करनी पड़ेगी, नहीं तो CGM भी डांट देता था कभी कभार, कैसे चले आए,
जब तुम्हारी मर्जी होती है चले आते हो, ये कोर्ट है। तब मेरे को ये लगा कि नहीं यार, ये तो यदि मैं काला कोट नहीं पहनूंगा तो मेरे को दपटते ही रहेंगे। तो फिर मैंने 97 से, जो मैंने एलएलबी छोड़ दी थी पहले पढ़ाई करना, छोड़ दी थी। एलएलबी नहीं किया, तो फिर मैं 97, 98, 99 में मैंने लॉ किया और 2000 में मुझको लाइसेंस मिल गया और 99 में मैं पार्षद भी हो गया। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। अच्छा, निर्दलीय पार्षद में जीत गया था और उसके ठीक बाद 6 महीने बाद मेरा लॉ का लाइसेंस भी आ गया। मतलब ये देखा जाए तो जब से आपने पढ़ाई शुरू की, जबलपुर आपने छोड़ा या जब जबलपुर में गए, तब से कुछ न कुछ विवाद और कुछ न कुछ घटनाक्रम, कुछ न कुछ कारणों से आप सुर्खियों में रहे आए भाई, हैं। कारण मैं इसलिए रहता था कि अन्याय सहता नहीं था मैं, और उसके लिए मुझको शिक्षा शुरू से ही मिली थी। जब मैं छोटे से था पुलिस लाइन में, तो कैसे लड़ना है विरुद्ध में, तो वहां पे एक पुलिस में ही होता था बलवा परेड, हाँ हाँ। कि वो मार्क्स ड्रिल हुआ करती थी। तो उसमें एक तरफ पुलिस हो जाती थी, एक तरफ पब्लिक हो जाती थी। तो पिताजी मेरे डीआई थे ही, तो हम लोग क्या करते थे कि लड़कों को आगे कर देते थे और जिंदाबाद मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हाँ। तो ये हम लोग शुरू से सीखते थे। ट्रेनिंग ट्रेनिंग उसी आपके समय मिली। पिताजी नहीं हाँ, देती थी। और उस समय सामने से गोली चलती थी, हाँ। और फिर गोली चलती थी तो बच्चे गिर जाते थे, और फिर उनको स्ट्रेचर में लाते थे और फिर उसको पुलिस वाले उठा के ले जाते थे। तो हम लोग ये सोचते थे कि जब ये फोकट में गोली मारते हैं, मेरे दिमाग में तब से चलता था हाँ। ये बिना मतलब को ये गोली मार देते हैं, जिसको नहीं तिसको। तो ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है? तो मेरे को वो विद्रोही स्वभाव उस समय से ये हुआ, और पुलिस के खिलाफ खास तौर से। भले मेरे पिताजी पुलिस में थे, लेकिन मैं पुलिस की गलतियों को हमेशा तब से काफी लेके आज नजदीकियों तक, से आपने देखा हाँ, उन मैं चीजों शुरू को। से देखा। फिर 80 में जो मेला कांड हुआ, क्या उसमें था भी मेला मैंने कांड, देखा। क्या था? यहाँ पे पुलिस वर्सेस छात्र झगड़ा हो गया शेड्यूल पे। हाँ, मेला जो यहाँ लगता है आपका बाणगंगा का मेला। तो उसमें झूला के चलते झगड़ा हुआ कि पुलिस के जो रंगरूट थे, नई नई भर्ती थी उनकी, तो वो भी पुलिस लाइन से मेला ग्राउंड बहुत दूर नहीं है। हाँ, हाँ। तो वो दिन में छूटते थे 2 बजे परेड रेड करके, तो 1 घंटा के लिए वो लोग अपना मेला चले जाते थे। तो और लड़के भी उसी दिन क्या हुआ था कि कृष्णपाल सिंह आए थे, उस समय मिनिस्टर थे, तो इन लड़कों को उन्होंने 2000 की 3000 रुपया उस समय दिया कि जाओ, लड़के घेर लिए सर्किट हाउस में कि मेला जाना है, मेला जाना है। तो बाबूजी कहते थे, बाबूजी ने 2000 रुपये दे दिया, लड़के मेला चल दिए। मेला में वहां झूला को रहट को लेके झगड़ा हो गया। तो रहट भरी रहती थी गमइयों से, तो जैसे ही खाली हुई तो उसमें एक लड़के ने पहले पैर रखा, और उसके बाद पुलिस ने भी, उसने भी बोला कि इसमें हम बैठेंगे। तो उसी बैठने को लेकर झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। तो उसमें पहले जो पुलिस वाले थे वो 4-5 की तादाद में थे, तो उन्होंने उसको मारा। वो राविंद्र मिश्रा था, यहाँ कॉलेज में प्रेसिडेंट था, उसको इतना मारा कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। दुबला पतला था ही। तो जब लड़के ने देखा कि यार अध्यक्ष को मार दिया, लड़के तो चारों तरफ घूम रहे थे, चितिर बितिर थे, सब इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने पुलिस को मारना शुरू किया। तो पुलिस में उस समय बागरी साहब थे ही, 80 की बात है। तो उन्होंने फिर संभालने का प्रयास किया, लेकिन लड़के नहीं संभले, और फिर उन्होंने लड़कों ने पुलिस को भी सौंटना शुरू किया एक तरफ से। तो इतना ही मार हुई कि पुलिस भी चारों तरफ से लहूलुहान, एक तरफ पुलिस भर्ती, एक तरफ लड़के भर्ती, इसी जिला अस्पताल में। और राकेश साहनी साहब कलेक्टर थे, पवार साहब एसपी थे। फिर यही जो गुप्ता मेडिकल स्टोर है उसके ठीक सामने इनकी बात है, ट्रक में लड़के भर के आए, सीधर से सामने से ये लोग पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई। तो उसको रोका गया, वहीं पे कलेक्टर एसपी भी थे। तो जयप्रकाश गर्ग छात्र नेता हुआ करता था, हम लोगों का नेता था उस समय, वो सीधा उससे कूद आया मेरी आंखों के सामने। मैंने जो बोनट रहता उसका ऊपर वाला केबिन से सीधा कलेक्टर के सामने कूद के खड़ा हो गया, अब बोले चला गोली में देखता हूँ कैसे करता है। तो इस तरीके से उस समय छात्रों में उत्साह हुआ करता था अपने हक और उसकी लड़ाई के लिए। आज के छात्र तो मोबाइल और सोशल आज मीडिया में के डूबे रहते छात्र हैं। तो दूसरे तरीके की लड़ाइयों में व्यस्त हैं, उनको तो मोबाइल और ये सब चीजें, वो पबजी खेल रहे हैं। उस जमाने में तो ये पबजी नहीं थी, उस समय तो जो पबजी होती थी वहां की पबजी थी, सामने पबजी होती, इस तरीके की पबजी नहीं थी। ये स्थिति उस समय थी। आप
लगभग कई बार वहाँ जेल गए हैं कभी किसी, और कभी हमेशा ये देखा गया है कि आपका व्यक्तिगत शायद ही कोई मामला रहा हो, कभी किसी को लेकर कभी किसी को लेकर विवाद में तो रहे, और भाई क्या लगभग करते, कितनी बार? मैं करीबन 10-12 बार जेल गया होऊंगा। मैंने सिर्फ ऐसी छोटी-छोटी मामले, एक बार कॉलेज का एक वो अभी वो कैंटीन करता है लड़का, उसका बाप था शंकर, तो वो हम लोगों को चाय पिलाया करता था। तो पड़ाके-अड़ाके उस समय ऐसा नहीं लगता था जैसे यहाँ लग रहा है। आप पाल्डो नगर के ग्राउंड, पहले जो जहाँ चाहे वहाँ पे अपना पड़ाका लगा लेता था। हाँ। तो वो भी दिवाली के समय पड़ाका की दुकान अपने घर के पास लगाया होगा, तो उसको पकड़ लिया और ले आके पुलिस बंद कर दी। तो मैं रात के 10-11 बजे, उस समय सामान हुआ करता था हम लोगों हाँ, के हाँ। लिए, तो मैं थाना से ऐसे घूम के घर तरफ आ रहा था, तो उसका लड़का मेरे को पुलिस थाने के सामने मिल गया, जब ये पुराना थाना था। तो बोला कि पापा को मेरे बंद कर दिए हैं। तो मैं तुरंत गाड़ी जो घर तरफ मुँह मारा था, मैं सीधा थाने चले गए। थाने चला गया। तो थाने में मैं जाके देखा तो एक हेड कांस्टेबल थे, वो भी मेरे परिचित थे, क्योंकि मैं भी पुलिस का लड़का था, तो सब जानते थे मुझको। तो मैं कहा, भाई काहे बेड़े इसको? अरे कहीं वो टीआई साहब बंद करें। बीपी मिश्रा उस समय टीआई था, मुकरी उसका मैं ही ने नाम दिया था, मुकरी कहते थे उसको। तो वो थोड़ी देर बाद वो आ गया, तो मैंने कहा, भाई क्यों बंद किए हो? तो बोले बंद किए हैं, सब जगह पड़ाका बेचता है। मैं कहा, भाई कितने लोग सब जगह पड़ाका बेच रहे हैं, तुमको इसमें क्या परेशानी है? दिवाली के समय है, बेचने दो पड़ाका। तो उतने में वो लपट पड़ा तो मेरी थाने में ही उससे गुत्थम गुत्था हो गई, अच्छा। टीआई से। और इतने में वो फिर एडिशनल एसपी स्वर्ण सिंह थे, उनको बुला लिया गया। फिर मैं उसको तो छोड़ दिए, मुझको बंद कर दिए। तो इस तरीके की घटनाओं में मैं बंद होता था, लेना देना कुछ नहीं रहता था, लेकिन बंद हो जाता था। फिर आखिरकार फिर दूसरे दिन फिर मेरे को एसडीएम के पास पेश किए। फिर एसडीएम ने वहीं से कहा कि बोले जाइए, फिर ऐसे ही छोड़ देते थे। लल्लू सिंह जी के साथ कई बार बंद हुआ, एक बार भारत बंद हुआ तब बंद हुआ, एक बार कलेक्ट्रेट में इसी किसी आंदोलन के दौरान तब बंद हुआ, फिर एक बार छात्र उसमें तो बंद हुआ ही, 2-3 बार, और इसी तरीके से कुछ न कुछ कहते राजनीति हैं एक में। बार आदमी जेल जाता है, 2 बार तो फिर या तो सुधर नहीं, तो जाता है, हमको तो लेकिन आपने न लड़ना जेल छोड़ा, न यात्रा, स्वभाव चेंज जेल किया। यात्रा तो मुझको ऐसा लगता है कि मुझको घर में उतना आराम नहीं है जितना जेल में है, इसीलिए पुलिस ने मेरे को बाद में बंद करना छोड़ दिया। फिर मैं लेकिन ये कार्यकाल मतलब 97 में आखिरी बंद हुआ, जब 97 में दलवीर सिंह वाले प्रकरण में, वो मेरा आखिरी था। आखिरी था। हाँ, उसके बाद से, चूंकि उसके बाद मैंने फिर एसपी को कह दिया, मैं कहा ये ऐसे न चलेगा, ये तो मेरे को सीधे से मानेंगे नहीं। फिर मैंने एसपी को मुलजिम बनाया उसमें, और जब एसपी की आ गई कि एसपी का आईपीएस आना उतर जाएगा, उस दिन से फिर ये लोग कुछ पुलिस वाले रास्ते पे आए। शायद इस कारण से आपने फिर वकालत शुरू की। हाँ, और फिर उस समय फिर मैंने कोट भी पहन लिया, फिर वकालत पहन के फिर मैं कानून नेता और पत्रकार तो आप पहले से थे, फिर वकील फिर भी मैं बन गए। वकील बन गया। मैं तो इस क्षेत्र में आ गया। तो इस क्षेत्र में आने पे फिर मैंने इनको जो और भी घटनाक्रम दिखते थे, तो जो मेरे को कोर्ट में दिखने लगे, फिर मैं वहां न्यायालय के, तो न्याय के थ्रू मैं इनके खिलाफ लड़ने लगा। तो इनको फिर उसमें लगने लगा कि भाई ये अब वो उस तरीके का रह नहीं गया, तो पुलिस भी मुझसे बचने का प्रयास करने लगी। लेकिन आज भी मेरे खिलाफ देखते हैं, कहीं ये लिस्ट में नाम छाप देंगे, तो कहीं उधर नाम छाप देंगे, वो जो पुराने हमारे वो हैं, जबकि एक सूची पुलिस वाली प्रकाशित हुई थी सोशल मीडिया में, फिर वो मीडिया में भी आई, और बाद में पुलिस ने कहा कि हमने तो सूची नहीं दी है ये। तो भाई ऐसे ही है कि अब मैंने कहा कि मैं करोड़ों रुपये का दावा आपके खिलाफ लाऊंगा। आपने मेरे खिलाफ ये सूची कैसे, मेरे खिलाफ अपराध कौन सा है? मेरे जितने मुकदमे मेरे सब खत्म नहीं, खात्मा कभी कोर्ट गई नहीं। उसके बाद भी उनकी सूची में, उसके बाद भी जो प्रकरण मान लीजिए जैसे वो दलवीर सिंह का किए, तो कोर्ट ने बरी उसको छोड़ दिया। अब अखबार में छापने में आप किसी आदमी को बंद कर दोगे, ये उनका घटनाक्रम था। नहीं, जब 15-17 मामले या 10-12 मामले आप बता रहे हैं, गंभीर मामले, पुलिस बोलती है कि सूची में थे, हाँ, है, और या नहीं है, खात्मा नहीं लगे, उसके बाद भी आप तो कई बार विदेश यात्रा में भी गए, उस समय वेरिफिकेशन भी हुआ होगा आपका, मेरा पासपोर्ट बना, वो कैसे संभव है? तो वो भाई जब मेरे खिलाफ कोई प्रकरण था ही नहीं, पुलिस ने ही खात्मा लगाया। एसपी साहब बुलाते थे, जैसे मेरा पासपोर्ट 2004 में बना, फिर 11 में बना, अभी फिर लंबित है प्रक्रिया में, तो वो ही प्रकरण अब ये चूंकि कंप्यूटराइज कर दिए हैं, उसी प्रकरणों की लिस्ट फिर ले आते हैं। अब मैं 81 का मुकदमे का प्रकरण कहां से लाके दूं इनको? बिल्कुल भाई, एक बार यदि कोई चीज 40 साल पुरानी, तो ना तो कोर्ट में रिकॉर्ड है, ना कहीं है। अभी फिर सारे लोगों से फिर मेरा बयान कराए, फिर ले जाके वहां पे दिया गया। अब उसके बावजूद भी अब वो करते हैं वेरिफिकेशन, तो टाइम लगता है। चलिए, ये तो था छात्र नेता और फिर वकालत वाला आपने बताया। एक आपका और चेहरा है नेता के रूप में। आपने जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए थे, उस समय आपने करीब
20 से 30 साल पहले की बात होगी। छोटे लाल सरावगी जी पूर्व विधायक हैं, हाँ, हाँ। उनके साथ तो आप उनके लोगों साथ ने हम लोगों की सदस्यता भाजपा हुई की थी, सदस्यता भाजपा अटल बिहारी मैंने वाजपेयी के हाथों ली 85 थी के समय आपने। हुआ था। पहले तो मैं शिशु मंदिर से था, तो शुरू से मैं ही इससे जुड़ा था, क्योंकि 77 में भी हम हाँ, लोगों की विचारधारा संघ की। कांग्रेस के खिलाफ ही थी। जी, क्योंकि उस समय जो जैसी बनर्जी हैं, उनका लड़का मेरे साथ पढ़ता था जबलपुर में, विभास बनर्जी। जो जैसी बनर्जी की लड़की है, जो आज जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, तो वो उनकी शादी भी उसी के साथ हुई है। तो विभास बनर्जी मेरा मित्र था, मॉडल हाई स्कूल में पढ़ते थे। वो तो मीसा में भी बंद हुआ था अच्छा। उस समय। मैंने 77 में 75 की इमरजेंसी में वो बंद था। मैंने 8वीं या 9वीं पढ़ता था, और हम लोग 8वीं में थे, मेरे साथ एक आध साल आगे था, साथ खेलते थे। अच्छा, आप ससिम में पढ़े हैं, संघ की विचारधारा है, अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों आपने सदस्यता ली, लेकिन ये सब तो कहीं उग्र नहीं है, तो सब शांत हैं। नहीं शांत भाई, क्यों नहीं उग्र, क्यों नहीं है? उग्रता ही तो है। आज संघ में क्या स्थिति है, आप हम एक उसको लेके लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें उस स्तर पे तो आपको जाना ही पड़ता है ना, किसी न किसी अपने से लड़ने। अधिकारों के अपने लिए। अधिकारों के लिए तो आप लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो आपको मिलेगा कैसे? जो लड़ता नहीं है उसको मिलता नहीं है। आपको तो लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। तो वो आदमी, चाहे वो संगठन के थ्रू लड़ाई हो या इंडिविजुअल लड़ाई हो। आपकी जो वो थी वकालत का पेशा था, बहुत अच्छा चल रहा था, आपने शुरुआत जब की तो। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। और लगातार अध्यक्ष भी रहे। आपकी तूती बोलती थी आसपास के जिलों में पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो नेता, मतलब दिनेश दीक्षित को हाथ लगाने से पहले सोचते थे कि भाई नहीं तो छोड़ेगा आज भी नहीं लगाते, ऐसा तो, थोड़ी ना है। लेकिन ये सब बढ़िया चल रहा था, तो फिर ये पार्षद का चुनाव और अध्यक्ष का नहीं, चुनाव। पार्षद तो मैं उस समय 2000 में जब लड़ा, निर्दलीय पार्षद लड़ा, मैं किसी पार्टी से टिकट कभी मांगने नहीं गया। जी, तो उस समय भी मेरे को निर्दलीय ही लड़के 2000 में मैं जीता। फिर मैं चूंकि पुलिस लाइन से जीता, तो मैंने पुलिस के सारे काम किए, और पुलिस का लड़का भी था। तो उस समय 2000 से 2004 के बीच मैंने करोड़ों रुपया का काम पुलिस लाइन में किया। अच्छा। पानी टंकी बनाया, अस्पताल बनाया, सामुदायिक भवन बनाया, पूरा ग्राउंड बनाया, मैगजीन बताया, पूरी पुलिस लाइन की जितना सीवर सिस्टम था वो सब मैंने बनाया। तो पुलिस में मैंने बहुत, फिर आईजी बंगला बनाया, और जिसमें एडीजी साहब का ऑफिस लगता है वो मेरा बनाया हुआ। तो मैंने करोड़ों रुपये का काम पुलिस के उसमें किया। तो पुलिस क्या है, मेरे से यदि जब पॉजिटिव काम लेती है तो मैं पॉजिटिव काम करता हूँ। पुलिस ने यदि मुझसे, जब ये इनकाउंटर वाली एक घटना हुई, उससे पुलिस मुझसे थोड़ा सा नाराज रहने लगी, तो मैं जाना भी बंद कर दिया पुलिस के पास। तो वो घटना चूंकि इस तरीके से घटी कि एक को गोली मार दी, छोटा गुड्डा वाला मामला। तो अब जब पुलिस ने उसको मार दिया, तो मेरा ये कहना था कि भाई, था वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, मार दिया, पुलिस ने मार दिया, मेरे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक टीआई हुआ करते थे, वो घटना अलग थी। उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास किया। अच्छा। कि नहीं बोलोगे, ये नहीं करोगे। मैं कहा भाई, कानून से यदि कोई आदमी गलत हुआ है तो भाई मैं तो लड़ूंगा उसके लिए। तो फिर मैंने, हाँ, तो मैं फिर उसके लिए प्रकरण लेके आया, परिवार लाया, मुकदमा रजिस्टर हुआ। अब उसमें कहीं हाई कोर्ट, कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब गवाही की बात आती है तो हाई कोर्ट। अभी कुछ दिन पहले इन 3 मामलों में बहस हुई है, जजमेंट के लिए लगा हुआ है। उसी तरीके से जैसे अस्पताल के सामने एक घटना घटी थी, तो वो भी इसी तरीके की घटना थी। पूरा प्रशासन मिल गया, एक आदमी का घर गिराने लगा। तो रात के 2 बजे फिर वो पूरे घर के आदमी औरत सब मेरे घर पहुंचे। तब 2 बजे फिर मेरे को वहां जाना पड़ा। जिनको उम्मीद होती है जिससे उसी के पास तो भाई, अब जब प्रशासन अगर काम करे तो मेरे पास कोई आदमी क्यों आएगा? ठीक बात है भाई। पब्लिक, जब आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस ने यदि आपका काम कर दिया, तो आपको मेरे से क्यों जरूरत पड़ेगी मुझे मेरी? बिल्कुल। तो पीड़ित तो पहले पुलिस के पास ही जाता है ना। लेकिन यदि पुलिस ही अपराधी से मिली है, तो उसको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस के इस चुंगल से मुझको बचा सकता है। तो वो घूम फिर के फिर मेरे पास आते हैं। तो जब मेरे पास आते हैं तो मेरे से जितना बन सकता है मैं भरसक प्रयास करता हूं कि लोगों को मैं न्याय दिला सकूं, और गरीब लोगों का शोषण न हो, इस बात का मैं ख्याल रखता हूं। 17 पुलिस वाले उसमें आरोपी, 15 पुलिस वाले, एक स्वर्गवासी हो गए। 302 का आरोप है। शायद अपने आप में पहला मामला होगा प्रदेश में। प्रदेश में तो बहुत से इनकाउंटर के मामले हुए जिसमें चार्ज लगा। शहडोल के लिए ये पहली बात है। शहडोल का लिए ये है कि 302 के अपराध में इतने लोग मुलजिम हैं। अभी चल रहा है प्रकरण, वो अब चार्ज तो लग ही गया है।
आपके देखें। उस समय में एक टोलवे वाला मामला हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, जैसे कि उसमें भी उसके दरअसल गुंडे ही इन्वॉल्व थे, जो वर्तमान में मिनिस्टर हैं भाजपा के। अभी जिनके खिलाफ आप देखे होंगे कि कुछ शब्दों से हेर-फेर हम्म हो गया, तो पूरे प्रदेश में कुछ हम्म। लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जब कांग्रेस में थे, तो ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। तो यहाँ का जो तथाकथित गुंडा तबका था, वो एक संगठित गिरोह बनाए हुए था। अच्छा। और इस तरीके के टोल के मामले में, कहीं वसूली के मामले में, इन लोगों का पूरा वो जाल बना रहता था। तो प्रशासन, मैं वही तो कहना चाहता हूं कि प्रशासन ऐसे लोगों की तरफ नहीं ध्यान आकर्षित करता। अभी जरूर मैं सम्मानित पुलिस अधीक्षक हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। सही हो, कानूनी दृष्टि से गलत हो, मैं ऐसे में बिल्कुल चुप भी हो जाता हूं, मैं नहीं बोलता कि उन्होंने कई घर गिराए, गुंडों को लिस्ट सॉर्ट आउट किया, और जिनको लगा कि ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उन्होंने एक तरफ नहीं देखा और सबको एक तरफ से कार्रवाई की। बहुत से लोग अभी बचे भी हैं उसमें। हो सकता है वो हाई हैंडेड लोग हों तो प्रशासन हाथ डालने में घबराता, डरता हो। ऐसी मेरी भी एफआईआर है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन पुलिस हो सकता है वहां वो ऊंची पहुंच में हो, इसलिए न कर पा रहे हो। लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे वो अवैध निर्माण का हो, चाहे अतिक्रमण का हो, चाहे किसी भी तरीके का प्रकरण हो। तो प्रशासन को एक माने इक्विलिब्रियम की तरह काम करना चाहिए। यदि कहीं गलत हो रहा है तो काम करिए, और यदि कोई पीड़ित है तो उसको आप बचाइए। और जहां ऐसी कार्रवाइयां नहीं होती, वहां पे आक्रोश उपनपता, लोगों पे पनपता है। तो वो जो टोल वाली घटना थी, उसमें जब इन्होंने मिलके पुल को क्या किया कि नीलाम कर दिया और लोगों को नीलामी से बाहर कर दिया। फिर मैं उसके लिए हाई कोर्ट गया, तो फिर हाई कोर्ट से फिर मैंने पहले स्टे कराया, फिर पूरा टोल टैक्स ही खत्म करा दिया। अच्छा। दिग्विजय सिंह थे उस समय, तो करीबन 600 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ सरकार का। पूरे मध्य प्रदेश से टोल टैक्स हाई कोर्ट ने खत्म कर दिए। तो फिर दिग्विजय सिंह ने वो इसी टोल टैक्स के भरपाई करने के लिए ये रोड टैक्स शुरू किया। पथकर तो उसको भी पथकर ही कहते हैं, लेकिन ये रोड टैक्स जो लगने लगा अपन को, सड़क बना के बीओटी के तहत दे के, तो ये फिर इन्होंने ये कार्रवाइयां शुरू की। तो उसमें फिर रीवा रोड, इसमें भी मैं फिर पिटीशन में गया था, इस वाली जो ये कि प्रति मिनट आप जो टोल घुमाते हैं कि प्रति फेरा पैसा लगेगा, जबकि उसमें पास ऐसा नहीं है। अच्छा। उसमें किलोमीटर के हिसाब से पैसा पास है। लेकिन बाद में ये जाके वो वहां पे जो एक अलग से निगम बना है जहां से पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके थ्रू फिर इन लोगों ने अपना सेट करके और उसको प्रति फेरा करा लिया। तो हमको उस तरीके से पैसा देना पड़ता है। फिर वो पूरे देश में कानून हो गया। आज तक टोल एक्ट में संशोधन नहीं हुआ, लेकिन अब देश की ना कोई लड़ने जाता, ना कोई कुछ करता, इसलिए जो जैसा चल रहा है चल रहा है। आपने नगर पालिका अध्यक्ष शहडोल का भी चुनाव लड़ा था, भले ही हार गए थे। फिर श्रीमती जी आज भी पार्षद हैं आपकी। आगे की क्या राजनीति में? राजनीति में तो देखिए, सारा शहर लगता है कि इसको किसी तरीके से वहां ना पहुंचने दिया जाए जी। क्योंकि मेरी सोच है कि कुछ अच्छा हो, काम करने की मेरी शैली है कि मैंने किसी भी तरीके से क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना हो। मैं जब 2000 में भी पार्षद था, तब भी मैंने जो मेरा क्षेत्र था वार्ड में एज ए वार्ड मेंबर, तो मैंने वार्ड नंबर 12 में उस समय करोड़ों रुपये का काम कराया। अभी जैसे मेरी मिसेस 24 नंबर से पार्षद है, तो जितना मैक्सिमम बन सका मैंने सब फटाफट करके उनको, अभी कुछ बचा है, कुछ के टेंडर हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कार्यवाही करने के लिए एक व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था को यदि आप मिला के काम नहीं करेंगे तो आपके काम नहीं होंगे। जो वर्तमान, जैसे अब इस परिषद को तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई 2 साल तो पहले अविश्वास में चला गया, 2 साल कोरोना में चला गया, अब मुश्किल से 3-4 महीना फिर बचा है, 10 महीने बचे हैं। अब 4 महीना बाद आपकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और कोरोना फिर से, अभी आप सुन ही रहे हो कि फिर से नया तीसरा लहर, कोई वेरिएंट आ रहा है, तो उसके चलते फिर वही स्थिति निर्मित होगी। तो समय अपने पास कम है, और ये पंचवर्षीय तो लगता है इसी उसमें चली गई। अब नए हिसाब से चूंकि सरकार ने ऐसा कर दिया है कि पार्षदों के थ्रू फिर से इलेक्शन होंगे, चेयरमैनी की ये व्यवस्था खत्म, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो फिर आरक्षण में क्या स्थिति होती है, परिसीमन होता है नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन अपने समय पे कोई काम करता नहीं है। अधिकारियों को उससे मतलब नहीं है, भाई वो तो कमाने आए हैं, बिल्कुल, तो उनका कोई शहर के उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है विकास को, वहीं वो मन लगाते हैं जहां उनको कुछ उम्मीद दिखती है। अच्छा, जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं वो आपस में लड़के खत्म हुए जा रहे हैं, ठीक बात, आपसे में उनका कोई सामंजस्य नहीं बनता। सामंजस्य नहीं बनने के कारण आपकी क्या इच्छा है? मान लीजिए मौका मिलता है तो आप यहाँ का
प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। प्रतिनिधित्व करने का अवसर पब्लिक दे, उस समय नहीं दी जब मैं निर्दल चुनाव लड़ा था। पब्लिक को तो मैंने बहुत से विजन अपने दिए, लेकिन पब्लिक चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि शहर का वो तबका मेरे खिलाफ है जो अपनी अलग से पहचान और पहुंच बना के रखा। उनको लगा कि ये एक जमीन का आदमी नीचे से जुड़ा हुआ, ये वहां पहुंच के समस्या खड़ी करेगा, तो जो अट्टालिकाएं हैं उनको दुख होगा कि ये उनको तो कहता है कि भाई टैक्स लगे। मेरा तो ये विजन था कि 2000 वर्ग फुट तक के मकानों को टैक्स ही न लगे, पानी फ्री हो। यही मेरे विजन को देखे आज आप दिल्ली कैसे जीत रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका यही फंडा है कि उन्होंने वो चीजें कम कर दी। देखिए इस देश की जनता को आपने फ्री खाने की आदत बना दी। सबको, किसी को 1 रुपया दे रहे हो, किसी को 2 रुपया दे रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो। तो जो उनकी सोच है, फ्री देने में लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए कि भाई हम कहीं से ला रहे हैं, तो जो भ्रष्टाचार में पैसा जाता था वो पैसा उन लोगों ने पब्लिक को बांटने में किया। तो यदि आप पब्लिक को कोई चीज दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार आप कम कर दीजिए। अब भाई इसी परिषद में पहले 80% अबव में काम होते थे, आज 20% बिलो में काम हो रहा है। तो जब ये बताइए 100% का सरकार का पैसा बच रहा है ना, वो पैसा कहीं जा रहा था ना, बिल्कुल सही बात, कोई ना कोई तो खा रहा था। तो जब आज 80% में काम हो रहा, मतलब महंगाई के बाद जब रेता 8000 रुपया गाड़ी है, और जब 1500 रुपया था तब 80% अबव था, आज 8000 रुपया है तो 20% बिलों में काम हो रहा है। कैसे हो रहा है? ठीक बात। तो यदि ऐसी स्थिति है तो वो पैसा लोगों को, जनता को जाना चाहिए। तो वो विजन मेरे दिमाग में था कि भाई जैसे पानी है, पानी आप पब्लिक को दीजिए। आपके यहाँ 10 टंकियां हैं, आप अच्छे से पानी दे सकते हो लोगों को, फ्री में पानी दे सकते हो लोगों को, मौलिक। हाँ, उनको जो आप 3 चीजें, म्युनिसिपैलिटी का काम ही सिर्फ इतना ही है कि आप सफाई, बिजली और पानी, ये 3 चीज दीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा में आप सड़क बनाइए और उसके लिए आप सोर्स बनाइए। तो आपकी जो नजूल की जमीन है उसको आप अपने अंडर में लीजिए, फिर वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाइए, कॉम्प्लेक्स बना के लोगों को रोजगार, विजन होना चाहिए। तो उनसे तो वहां तो लोग खाने पहुंचते हैं, खाने का विजन है। हम पहुंचे तो हमको कैसे जुगाड़ हो, हम ये सोचते हैं। अब हमने वहां बना के रखा तो उसमें अड़ंगा लगा देते हैं कुछ भाई लोग कि नहीं ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ये ऐसा नहीं बनेगा। टेंडर होने के बाद हमारे यहाँ काम मैंने कहा कि भाई हम 2 करोड़ रुपया ला के देंगे, 50 लाख में वो बन जाएगा, 1 करोड़ म्युनिसिपैलिटी के फंड में आएगा, 50 लाख वार्ड में दे दो, पैसा हम 5 नया नहीं लेंगे। तो ऐसा करने में भी लोगों को परेशानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? हम तो सिर्फ वो लाके दे सकते हैं ना, फंड लाके दे सकते हैं, फंड लाके और एक व्यवस्था बना सकते हैं कि भाई ये है, यहाँ पे आप बना दीजिए। तो उसके लिए अपन परिषद से पास हुआ। राजनीतिक लोग नहीं चाहते, इस कारण से वो अधिकारी बोलता है कि भाई मैं कैसे करूं, मेरे को तो फलाने मना किया है, ये मना किया, ये काम करूंगा तो कैसे होगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे जो बिल्डिंगें बनी हैं उनकी आप देखिए क्या स्थिति है, हाई राइज बिल्डिंगें बनी है ना, सरकार उनसे, गरीबों का घर तो आप तोड़ देते हो, लेकिन क्या आप उनको देखने जाते हो? जो अट्टालिकाएं बनाए हैं, ना उनकी जमीन है, ना उनका परमिशन है, ना उनको एसडीएम ने अनुमति दी है, बनी है कैसे बनी है? उनको नहीं देखोगे। किनको देखोगे? जो तलवा में बेचारा 40 बाई 10 में एक झोपड़िया बनाए है, लेके जेसीबी पहुंचोगे और गिरा दोगे। तो मेरी सोच ठीक अपोजिट है, इसलिए मैं उनके गले नहीं उतरता। मेरा सोच ये है कि भाई गरीब आदमी का भी काम हो और अमीरों से लो। वैसे ही जैसे वो कहते हैं ना कि राम राज्य की कल्पना में क्या है, तो उसमें रामचंद्र जी ने यही ना कहा लक्ष्मण भरत को कि भाई कैसे टैक्स लोगे? बोले ऐसे लोगे जैसे सूर्य लेता है, कि आप पानी से भास्प के रूप में लो और वह जहां जरूरत हो वहां जाके बरसो। ठीक बात है। तो जहां है उससे प्राप्त करो। बिल्कुल। आप उनसे भी लो, लेकिन यदि उनके कटोरे में पानी हो तो ऐसा शक करो कि पता न चले उसको कि उसके पानी, उसके कटोरे से पानी जितना जिसके पास है उसके अनुपात से लिया जाए। से आप लो, आप बिल्कुल सही बात है। तो ये स्थिति कोई दीक्षित जी लगभग 58 या 60 साल के आसपास आपने बताया 1962 का आपका जन्म है, 60 साल के आसपास आपकी उम्र हो रही है। मतलब इतनी ऊर्जा जो है, लगता है जो छात्र जीवन में ऊर्जा थी, आजकल के छात्रों में भी वो ऊर्जा नहीं दिखती जो अभी आपके में दिख रही है। लड़ने का एक जुनून है, न थकना है और एकदम लड़ना अगर है। लायबिलिटी है आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि आप मानसिक तौर से अक्षम हैं, तब तो आप 18 की उम्र में भी किसी काम के नहीं। बिल्कुल। लेकिन यदि आपके अंदर जज्बा है, कुछ करने की उमंग है, कुछ सोच सकते हो, कुछ नया बना सकते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप 80 में भी बूढ़े होगे।
तो वो ऊर्जा आना ना आना बातें नहीं, खाना हम भी 2 रोटी खाते हैं, डॉक्टर हमको भी यही कहता है कि भैया 60 के हो गए, डायबिटीज हो जाएगी, फलाना हो जाए। तो यदि आप सिर्फ डायबिटीज सोचते रहोगे तो आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जेटिक काम करने रहना पड़ेगा। तो यदि आप लोगों के काम करते रहते हैं तो आपको आत्मबल मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो जब आप उसको वही ऊर्जा देती है अंदर वो आपको प्रदान करती रहती है कि भाई पब्लिक आपके साथ है, जहां आप जाओगे आपको लोग बाग मिलेंगे, तो उससे आपको एनर्जी मिलती रहती है। भले ही तमाम विवाद आपके साथ जुड़े रहे हों, लाखों भाई विरोधी दोनों हों, तरीके की एनर्जी होती है और ना। मैंने कहा कि लाखों विवाद रहे हों, तमाम लोग आपके विरोध में खड़े हों, लेकिन भली अधिवक्ता संघ का चुनाव आप हार गए, जिला नगर पालिका का चुनाव भी लड़े तो हार गए, लेकिन फिर भी एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसको उम्मीद है आपसे। नहीं तो उम्मीद तो में मैं कि सोचूंगा कि खरा मैं उतरूं। देखिए फिजिक्स में मैं पढ़ा हूं कि ऊष्मा का क्षय नहीं होता, सिद्धांत है उसका कि एनर्जी जो है रूप बदलती है। जी जी। तो उसी तरीके से आप मुझसे यदि काम लेना चाहोगे तो मैं पॉजिटिव काम करूंगा, काम नहीं लोगे तो मैं बैठा रहूंगा तो उसको निगेटिव सोचूंगा। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप मुझसे, वही पुलिस थी जो मुझसे काम लेती थी तो मैं करोड़ों के उनके काम करता था, वही पुलिस है जो मेरे खिलाफ जहां षड्यंत्र सोचने लगती है तो मैं भी उसी तरीके से सोचने लगता हूं, तो मैं उसको डिफेंस में लेके फिर अटैक करने का प्रयास करता हूं। तो मेरी तो सोच ये है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। मैं पीछे से रेस बनाने का काम नहीं करता, मैं सीधा स्मैश करने का काम करता हूं। यदि कोई मेरे सामने आएगा तो बचेगा नहीं, बिल्कुल। सामने से आना है तो अपनी ढाल लेके आओ, और या मैं अपने रास्ते जा रहा हूं, मुझको अनावश्यक मत छेड़ो मत। मैं सीधे रास्ते जाता हूं, ना मैं किसी से ए बोलता ना मैं किसी से बे बोलता। घर से कोर्ट, घर से खेत, अपना आ गया। खेती भी करते हैं आप? खेती है मेरी, 30-40 एकड़ जमीन है। अच्छा, तो ये एक नई चीज है कि मतलब काश्तकार भी हैं हाँ, आप? वो मैं अपने ही उपज को पैदा करता हूँ। अभी मेरे यहाँ बढ़िया सब्जी लगी हुई है, अच्छा। आप चल के देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं सारी चीज़ों में सबके लिए समय निकालता हूँ और खेलता भी हूँ। अपने यहाँ कोर्ट भी बना के रखा है। अच्छा। बैडमिंटन भी अपना 2-3 हमारे पार्षद, हमारा अनुराग है, वो भी आ जाता है। 2-4 इंजीनियर लोग आ गए, अपना वही मोहल्ले के भी लोग हैं, अपनी कॉलोनी में भी लोग रहते हैं, तो उनके साथ खेले तो वो एक ऊर्जा जो है, ऊर्जा मिलती रहती है, शरीर भी फिट रहता है उससे। तो इस तरीके से अपना काम चलता रहता है। अपनी मेहनत और लगन से एक शख्स से शख्सियत तक का सफर किया दिनेश दीक्षित जी ने, और कम से कम ये तो संदेश उन्होंने दिया कि न रुकेंगे न थकेंगे, और लगातार जब तक ऊर्जा है तब तक अंदर से लड़ते रहेंगे समाज की हर बुराई के खिलाफ। हम आशा करते हैं कि इनसे हुई चर्चा को आप अपने जीवन में उतारेंगे और कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। इसी शब्दों के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगले कार्यक्रम में हम फिर नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। YouTube पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।